इतिहास में देखिए, बहुत सारे राजा महाराजा हुए जिन्होंने तलवार के दम पर बड़े बड़े साम्राज्य बनाए। पर सोचने वाली बात यह है कि उनमें से कुछ ही को महान या द ग्रेट का खिताब क्यों मिला। आज हम एक ऐसे ही शहंशाह की कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दूरदेशी शासक थे जिन्होंने एक बिखरे हुए उपमहाद्वीप को अपनी सोच और नीतियों से एक धागे में पिरो दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अकबर की। तो क्या किसी राजा की महानता सिर्फ इस बात से तय होती है कि उसने कितनी लड़ाइयां जीती? शायद नहीं। ये जो बात है ना कि वो तलवार से नहीं, समझदारी और नीति से महान बना, इसी को हम आज का कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया मानकर चलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तलवार के अलावा अकबर की वो कौन सी नीतियां थीं, वो कौन सी समझदारी थी जिसने उन्हें वाकई में महान बनाया। तो चलिए सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। आखिर इतना बड़ा मुगल साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ, इसकी नींव कैसे रखी गई? अकबर का बचपन आप सोचिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पिता देश से बाहर हैं, उनका जन्म भी वहीं हो रहा है, और सिर्फ 13 साल की उम्र में। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में अकबर के कंधों पर एक बिखरते हुए साम्राज्य का पूरा बोझ आ गया। और गद्दी पर बैठते ही सामने एक ऐसी लड़ाई खड़ी थी जो जो सब कुछ तय करने वाली थी। हाँ, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये वो टर्निंग पॉइंट था, वो निर्णायक पल था जहां उनके रीजेंट बैरम खान ने हेमू को हराया और मुगल साम्राज्य की किस्मत ही पलट दी। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, समझिए ये हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव का सबसे मजबूत पत्थर था। और देखिए, पानीपत के बाद तो अकबर का विजय रथ रुका ही नहीं। मालवा, गुजरात, बंगाल, कश्मीर, एक के बाद एक इलाके फतेह होते गए। उन्होंने अपनी सैन्य ताकत से एक बहुत बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन एक बात है, साम्राज्य सिर्फ तलवार से टिकते नहीं हैं। अब हम अकबर की दूसरी और शायद सबसे शक्तिशाली रणनीति को देखते हैं, और वो थी दिलों को जीतने की नीति। और यही वो सवाल है ना, कि साम्राज्य तलवार से तो बन जाता है, पर उसे जोड़े कैसे रखा जाए। बस यही सवाल अकबर को एक विजेता से उठाकर एक महान शासक की श्रेणी में खड़ा कर देता है। वो ये बात बहुत जल्दी समझ गए थे कि जीतने के लिए तलवार जरूरी है, पर साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए डिप्लोमेसी और आपसी समझ चाहिए। अकबर ने ये बात समझ ली थी कि असली ताकत जमीन पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने में है। और उस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक कौन थे? राजपूत। अकबर ने तय किया कि वो उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाएंगे। उनकी जो राजपूत पॉलिसी थी वो सच में कमाल की थी। देखिए, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, मतलब रिश्तेदारी बनाई। राजपूत सरदारों को अपने प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद दिए, और सबसे बड़ी बात, उनके धर्म को पूरी आज़ादी दी। नतीजा, जो उनके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते थे वो उनके सबसे पक्के सहयोगी बन गए। और अकबर की ये सोच सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रुकी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? 1564 में गैर मुसलमानों पर लगने वाला जो जजिया टैक्स था उसे खत्म कर दिया। फिर 1575 में उन्होंने बनवाया इबादत खाना, एक ऐसी जगह जहां सभी धर्मों के विद्वान आकर बहस करते थे, चर्चा करते थे। ये दिखाता है कि वो सबको साथ लेकर चलने में कितना यकीन रखते थे। अब देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य, इसको चलाने के लिए सिर्फ अच्छी नीतियां काफी नहीं हैं। एक मजबूत, एक कुशल एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चाहिए। और यही था अकबर की महानता का तीसरा पिलर, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सालों साल बल्कि सदियों तक टिका रहे। अकबर ने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। सबसे ऊपर सम्राट, फिर उनके नीचे दीवान जो फाइनेंस देखते थे, और मीर बख्शी जो सेना के प्रमुख थे। हर किसी की जिम्मेदारी बिल्कुल साफ थी, और इसी क्लैरिटी की वजह से इतने बड़े साम्राज्य को मैनेज करना मुमकिन हो पाया। और फिर आई मनसबदारी प्रणाली। ये सिस्टम सही मायनों में अपने समय से बहुत आगे था। इसने किया क्या? इसने हर सरकारी अधिकारी की रैंक को उसकी सैन्य जिम्मेदारियों से जोड़ दिया। मतलब हर ऑफिसर एक एडमिनिस्ट्रेटर भी था और एक मिलिट्री कमांडर भी। इसका फायदा, पूरा साम्राज्य हमेशा हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता था। टोडरमल की जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी, जिसे 10 साला प्रणाली कहते हैं, वो एक और बहुत बड़ा सुधार था। इसमें जमीन को साइंटिफिकली नापा जाता था और फिर उसके आधार पर टैक्स तय होता था। अब इससे हुआ क्या? एक तो सरकार की आमदनी स्टेबल हो गई, और दूसरा, किसानों को भी बहुत राहत मिली। उन्हें पता था कि कितना टैक्स देना है, तो कोई उनका शोषण नहीं कर सकता था। लेकिन अकबर की कहानी सिर्फ जंग और एडमिनिस्ट्रेशन तक ही खत्म नहीं होती।
वो कला, आर्किटेक्चर और कल्चर के भी बहुत बड़े पेट्रन थे, और यही है उनकी महानता का चौथा पिलर। चाहे आगरा का किला हो या फिर विशाल बुलंद दरवाजा, अकबर के बनवाए हुए ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स आज भी अपनी पूरी शान से खड़े हैं। और फतेहपुर सीकरी, अरे वो तो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो तो अकबर की सोच, उनके सपनों का एक जीता जागता सबूत था। एक शहर जिसे उन्होंने खुद अपनी निगरानी में बनवाया था। और अकबर के दरबार की असली चमक कौन थे? उनके नवरत्न। सोचिए, अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, ऐसे 9 असाधारण लोग, हर कोई अपनी अपनी फील्ड का मास्टर। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अकबर को टैलेंट पहचानने की कितनी गहरी समझ थी। तो अब इन सारे हिस्सों को जरा जोड़कर देखते हैं, एक बड़ी तस्वीर क्या बनती है। चलिए अब समझते हैं कि इन सब चीजों ने मिलकर अकबर को वो लेगेसी, वो विरासत कैसे दी जिसे हम आज भी याद करते हैं। 1605 में अकबर इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो अपने बेटे जहांगीर के लिए सिर्फ एक गद्दी छोड़कर नहीं गए, वो छोड़कर गए एक बदला हुआ, एक मजबूत और एक एकजुट हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान जो उस बिखरे हुए साम्राज्य से बिल्कुल अलग था जो उन्हें विरासत में मिला था। तो आखिर में अगर हम उनकी महानता को समराइज करना चाहें तो उसे इन 5 पिलर्स में बांट कर देख सकते हैं। पहला, एक विशाल और मजबूत साम्राज्य। दूसरा, राजपूतों के साथ एक सफल गठबंधन। तीसरा, धार्मिक सहिष्णुता की एक मजबूत नींव। चौथा, एक एफिशिएंट आधुनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और पांचवां, कला और संस्कृति का संरक्षण। यही वो 5 स्तंभ थे जिन्होंने मिलकर एक स्थिर, एक समृद्ध साम्राज्य बनाया। और ये पूरी तस्वीर हमें दिखाती है कि अकबर की महानता सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी, बल्कि इन सभी को एक साथ जोड़ने की उनकी विजन में थी। और आखिर में बस एक सवाल, आज की इस बंटी हुई दुनिया में क्या अकबर की एकता और सहिष्णुता की ये करीब 500 साल पुरानी नीति हमें आज भी कुछ सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।